है भाई। तो यहां से हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ थ्रेड की। थ्रेड क्या होता है? थ्रेड सिंपल सी बात है, थ्रेड क्या होता है? थ्रेड हमारा स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन यूनिट होता है किसी भी प्रोसेस का। मैंने क्या बोला? एक डायग्राम देखो, उस डायग्राम से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। मैंने क्या बोला? मान के चलो मेरी एक प्रोसेस है, ठीक है भैया। अब ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है भैया। इस प्रोसेस के अंदर मैंने बोला कुछ लाइन लिखी हुई थी और एक लाइन के बीच में एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको मैं एक थ्रेड बोल देता हूं, ठीक है भैया। अब ये थ्रेड तभी बनेगा जब मैं इसको मॉड्यूलर लिखूंगा। देखो भाई सिंपल सी बात ये है, जब तक मैं कोड ही ऐसा लिखूंगा जो कि लाइन बाय लाइन ही एग्जीक्यूट होने वाला है, तब मैं उसको बोल दूंगा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है भैया। जो कि सी लैंग्वेज करती है, ऐसी लैंग्वेज जो केवल एक एक प्रोसेस को रीड करती है, उसको प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है भैया। जब तक मैं कोड ही ऐसा नहीं लिखूंगा जो मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता होगा, तो फिर बात ही किस बात की? मल्टी थ्रेडिंग हो ही नहीं सकती। सिंपल सी बात ही है, जब तक मैं कोड ही ऐसा नहीं लिखूंगा जो मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करेगा, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, ठीक है भैया। जैसे जावा हुई, जावा हमारी मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है सिंगल हैंडेडली, उसके लिए हमको अलग से सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज को यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे सी प्लस प्लस में मल्टी थ्रेडिंग के लिए अलग से लाइब्रेरीज होती है, ठीक है भैया। तो सी प्लस प्लस की बात अलग हुई, जावा सिंगल हैंडेडली ही चीजों को करता है, ठीक है भैया। तो हम ये भी चीज पढ़ सकते हैं कि जब तक कोड ही मल्टी थ्रेडिंग का नहीं होगा, तब तक हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो मान लो मैंने कोड लिखा जो मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता था, उसमें ये कुछ लाइनें थी जो मल्टी थ्रेडिंग नहीं करती थी, ठीक है। बीच में एक लाइन आई जो कि मल्टी थ्रेडिंग करती थी, फिर बीच में कुछ लाइनें जो मल्टी थ्रेडिंग नहीं करती थी, कुछ एक लाइन आई जो करती थी, ठीक है भैया। कुछ लाइन आई जो करती थी, ये हमारी मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करने वाला एक प्रोग्राम है, ठीक है भैया। इसमें कुछ लाइन करती है, कुछ लाइन नहीं करती, ठीक है भैया। मैंने बोला मेरा इस कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करो, तो ये लाइन जो है वो मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं करती थी, तो यहीं की यहीं रन हो जाएंगी, ठीक है भैया। अब मैंने बोला कि भैया मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जब ये प्रोग्राम ऐसी पोजीशन में पहुंचता है जहां पर वो एक थ्रेड बना सकता है। मैंने बोला ना, एक ऐसी पोजीशन पे जब वो पहुंचेगा जब एक थ्रेड क्रिएट करना पॉसिबल होगा, क्योंकि जब तक मैं कोड नहीं लिखूंगा ऐसा, तब तक मल्टी थ्रेडिंग नहीं होगी, ठीक है भैया। तो मैंने बोला यहां इन 3 लाइनों तक कोई मल्टी थ्रेडिंग नहीं हुई, ठीक है भैया। जैसे ही मैं इस लाइन पर आया जहां पर मल्टी थ्रेडिंग पॉसिबल है, यहां पर ये कोड साइड में जाएगा, कोने में कोपचे में निकलेगा और अपना एग्जीक्यूशन बिना इस कोड को अफेक्ट करे शुरू कर देगा, ठीक है। ये यहां पर अफेक्ट करे बिना इसको शुरू कर देगा और होगा क्या? ये रीड पॉइंट जो ये एग्जीक्यूशन पॉइंटर है वो मेरा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है भैया। तो यहां पर मस्त अपना एग्जीक्यूशन हो रहा है, यहां पर अपना एग्जीक्यूशन हो रहा है, ये अपना कर रहा है और ये अपना कर रहा है, ठीक है भैया। तो क्या हुआ? ये हुआ क्या? मान के चलो अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे करता हूं, इसका रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे करता हूं, तो मैंने बोला ये मेन थ्रेड था, थ्रेड समझते हो? धागा। अब आप धागे को देख सकते हो, मेरे पास यहां कोई धागा नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। धागे के देख सकते हो, धागे में रेशे निकले होते हैं, रेशे से मिलकर एक धागा बनता है, ठीक है भैया। तो मैं बोलूं कि जैसे मान लो एक धागा चल रहा है, ये धागा चल रहा है, उस धागे के रेशे जो है वो रेशे निकलते हैं। पहला थ्रेड निकला ये वाला, ठीक है भैया। इसका पहला थ्रेड निकला ये वाला, ठीक है भैया। इसके बाद हमारा दो है, क्या है? 2 है। एक है इसका थ्रेड और एक है मेन थ्रेड। ये है मेरा मेन थ्रेड, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूं, मैं इसको व्हाइट बना देता हूं। ये है मेरा मेन थ्रेड और ये साइड में निकल गया इसका मल्टी थ्रेड, मतलब इसका एक थ्रेड, ये एक थ्रेड इसका निकल गया, ठीक है भैया। मेन थ्रेड में अपना काम चल रहा है, मेन थ्रेड से ये मेन थ्रेड है अपना, ये मेन थ्रेड में अपना काम चल रहा है। मेन थ्रेड से एक और थ्रेड निकला जो कि निकला इस पोजीशन पे, ठीक है भैया। इस पोजीशन से एक और थ्रेड निकला, यहां पर अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, ठीक है भैया। तो अब कितने निकले भैया? यहां पर 3 थ्रेड बन चुके हैं। कितने थ्रेड बन चुके हैं भैया? यहां पर 3 थ्रेड बन चुके हैं, ठीक है भैया। कितने थ्रेड बन गए हैं? यहां पर 3 थ्रेड। ये व्हाइट वाला अपना क्या है? मेन थ्रेड है, ठीक है भैया, ये मेन थ्रेड है, ठीक है भैया। उसके बाद भैया मेन थ्रेड अपना काम कर रहा था, और एक और थ्रेड बन गया ये वाला, ठीक है भैया, ये वाला, ठीक है भैया। तो यहां पर ये अब अपना काम करने लगा, ठीक है भैया। हो सकता है कि जब तक यहां पहुंचे हमने इस वाले ने अपना आउटपुट यहां पर भेज दिया, ठीक है भैया। तो हो सकता है ये वाला जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया और इसने अपना एग्जीक्यूशन निपटा दिया, ठीक है भैया। हो सकता है थोड़ी देर बाद ये अपना एग्जीक्यूशन निपटा दे, हो सकता है ये अपना एग्जीक्यूशन निपटा दे और अल्टीमेट जो आउटपुट आएगा वो मेन थ्रेड के अंदर आएगा, ठीक है भैया। फाइनल आउटपुट यहां पर आने वाला है, ठीक है भैया। यही चीज मैंने आपको अभी जब फोर्क सिस्टम कॉल पढ़ाया था वहां पर भी दिखाई थी, ठीक है भैया। तो इस तरीके से कुछ मल्टी थ्रेडिंग हमारे काम करती है, ठीक है भैया। मल्टी थ्रेडिंग समझ में आ गया। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड होता है कि हमारा एक मेन प्रोग्राम कंसिस्ट होता है छोटे छोटे प्रोग्राम से। अब हम जब तक बनाते नहीं है तब तक वो बनता नहीं है, ठीक है भैया। तो जब भी हम
एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग के अंदर घुसते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है भैया। तो हमको समझ में आया मल्टी थ्रेडिंग करती कैसे है काम, ठीक है भैया। स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूशन यूनिट होती है किसी भी प्रोसेस की, ठीक है भैया। हर एक थ्रेड एक छोटे वर्कर की तरह काम करता है जो कि एक छोटी सी प्रोसेस को साइड में ले जाके अपना कर रहा होता है, अगला बन रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक घर बनता है, जब भी एक घर बनता है तो एक नींव डलती है, सबसे पहले एक नींव डलती है, ठीक है भैया। अब नींव डालते टाइम हम लोग क्या कर रहे होते हैं, नींव डालते टाइम हम लोग क्या कर रहे होते हैं, नींव डालते टाइम हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सिंपल सी बात है। कोई एक वर्कर होता है जो यहां पर सीमेंट घोट रहा होता है, सीमेंट डाला उसमें बजरी डाली, फावड़ा चला रहा है, ठीक है भैया। कुछ एक वर्कर होते हैं जो यहाँ गड्ढा खोद रहे होते हैं, ठीक है भैया। कुछ एक वर्कर होते हैं जो यहाँ पर सरिये सीधे कर रहे होते हैं, सरिये से वो रिंग बना रहे होते हैं, ठीक है भैया, जो आगे जाके पिलर बनेगी। कोई एक यहाँ पर वो एक मशीन चला रहा होता है ना जिसके अंदर सीमेंट भर के और वो सीमेंट का वो बनता है, हलवा बनता है, ठीक है भैया। वो एक यहाँ पर वो सीमेंट का हलवा बना रहा होगा। तो समझना मेरी बात, मेन थ्रेड क्या है इस घर को बनाना, मेन थ्रेड क्या है इस घर को बनाना, उसके साइड में क्या बन गए, उसके साइड में क्या बन गए, एक सब थ्रेड या फिर स्मॉल यूनिट्स बन गए, ठीक है भैया। ये अपना काम करने के बाद अल्टीमेटली बजरी दे देगा, किसको दे देगा, हो सकता है इसको दे दी, हो सकता है इनको दे दी। अल्टीमेटली ये गड्ढा खोद देंगे, अल्टीमेटली होगा क्या, कोई सरिया सीधे करके लाके वो पिलर खड़े कर देगा, अल्टीमेटली क्या बनेगा, घर बनेगा। लेकिन हम लोग उस घर बनाने की प्रोसेस को अलग अलग प्रोसेस, छोटी छोटी प्रोसेस के अंदर तोड़ देते हैं ताकि टास्क जल्दी हो जाए, ताकि टास्क जल्दी हो जाए। क्या इतनी बात समझ में, जितने वर्कर उतना टास्क, जितने वर्कर उतना टास्क। क्या तुम समझ सकते हो, क्या तुम समझ सकते हो। तब भी एक चीज बताता हूं, जब भी एक प्रोसेस मल्टी थ्रेडिंग में घुसती है, जब भी एक प्रोसेस मल्टी थ्रेडिंग में घुसती है, उसके पास कुछ अपनी चीजें होती हैं और कुछ वो शेयर कर रहा होता है। मतलब भैया हर एक थ्रेड जब भी क्रिएट होता है, हर एक थ्रेड मेन थ्रेड से जब भी क्रिएट होता है तो उसकी कुछ ऐसी प्रोसेस होती हैं जो कि शेयर हो रही होती हैं और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी खुद की होती हैं, ठीक है भैया। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वो शेयर कर रहा होता है, जिसमें सबसे पहले आती है प्रोग्राम कोड, ठीक है भैया। एक कोड जो वो शेयर कर रहा होता है सबके साथ, ठीक है भैया। कुछ डेटा, जो डेटा वो सबके साथ शेयर कर रहा होता है। कुछ मेमोरी जो वो सबके साथ शेयर कर रहा होता है। इसके अंदर स्टैक नहीं आती, पता नहीं क्यों लिख दी मैंने यहां पर, या फिर हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ स्टैक वो शेयर कर रहा हो पर कुछ अपनी स्टैक खुद की भी बना लेता है, ठीक है भैया। मैं इसको हटा, इसको लिख देता हूं वापस। कुछ स्टैक जो है, कुछ थोड़ी सी स्टैक जो है वो खुद की यूज कर रहा होता है, ठीक है भैया। कुछ वो शेयर भी कर रहा होता है, ठीक है भैया। तो कुछ मेमोरी जो है वो शेयर कर रहा होता है, ठीक है भैया। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो खुद की रखता है, जैसे कि प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर के बारे में मैंने बताया था कि भैया एक प्रोसेस अगली नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का स्टोर करता है एड्रेस, ठीक है भैया। तो मान के चलो ये प्रोसेस जब अलग हुई तो इसका एक प्रोग्राम काउंटर क्रिएट हो गया। ये प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, ये प्रोग्राम काउंटर इसके अंदर आने वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा, ठीक है भैया। इस पर्टिकुलर थ्रेड का कोई अलग प्रोग्राम काउंटर होगा, इस पर्टिकुलर थ्रेड का एक अलग प्रोग्राम काउंटर होगा। ऐसे करके प्रोग्राम काउंटर इसके अपने अपने होंगे। एक स्टैक होगी। स्टैक क्या होती है, स्टैक एग्जीक्यूशन को देखती है कि इसके अंदर जो पहले प्रोसेस आएगी वही पहले एग्जीक्यूट होगी, इस तरीके का काम होता है, ठीक है भैया। स्टैक मतलब वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होता, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है भैया। मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर इसकी खुद की एक स्टैक होगी, ठीक है भैया। स्टैक होगी का मतलब ये है, स्टैक होने का मतलब ये है, एक स्टैक होगी जिसके अंदर जो लास्ट में जाएगा, मान लो एक इंस्ट्रक्शन था, एक और इंस्ट्रक्शन आया, एक और इंस्ट्रक्शन आया, अब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो जो लास्ट में गया होगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके अपने अपने खुद के स्टैक होंगे, ठीक है भैया। अपने अपने होंगे और मेन का भी एक स्टैक होगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब जब आउटपुट डालेंगे तो स्टैक के अंदर जो डालेंगे, ये सब अपने अपने आउटपुट को डालेंगे तो एक स्टैक के अंदर डालेंगे। क्या तुम्हें समझ में आई। ऐसे ही इसके पास खुद के रजिस्टर्स होते हैं। मैंने रजिस्टर बोला, उनमें से एक रजिस्टर हुआ प्रोग्राम काउंटर। ऐसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर होगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होगा, एक्यूमुलेटर होगा। क्यों, क्योंकि हर एक थ्रेड अपना खुद का आउटपुट जनरेट करेगा। कहां करेगा, एक्यूमुलेटर में करेगा। क्या तुम्हें समझ में आई। तो भैया कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारी थ्रेड के अंदर जो वो खुद की रखते हैं और कुछ को वो शेयर करते हैं, ठीक है भैया। क्या तुम्हें समझ में आई। क्या विजुअलाइज हो रहा है मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग क्या आपको विजुअलाइज हो रहा है, इसको नोट किया गया आपने। इसको मैं भी थोड़ी देर बाद और एक्सप्लेन करूंगा, अभी इतने हिस्से को, ठीक है भैया। देखा आपने, आगे बढ़े, ठीक है भैया। ठीक है भैया, अभी बात करते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग या फिर थ्रेड्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। ठीक है भैया, इतने इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि मैंने क्या बोला कि भाई देखो, प्रोसेस को जल्दी करवाने के दो ही तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं प्रोसेस को जल्दी करवाने के। देखो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका यह है कि तुम जितने ज्यादा सीपीयू लेके आओगे उतना ज्यादा अच्छा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। ठीक है भैया, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। ठीक है भैया, उनमें से ठीक है भैया मैं काम करता हूँ, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा सा मेरे को और जगह चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी और जगह चाहिए। मैंने बोला प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। ठीक है भैया, ऐसे ही यहाँ पर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3,
प्रोसेस 4, ठीक है भैया। मैंने बोला एक काम करो, एक प्रोसेस को उठाओ, मैंने उठा लिया प्रोसेस 1 को, ठीक है भैया। मैंने बोला यहां से प्रोसेस को उठाओ, चलो इसी को उठा लेते हैं, सेम को, प्रोसेस 1 को मैंने उठा लिया, ठीक है भैया। चलो इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे, ठीक है भैया। उसमें से मान लिया मैंने ये दो इंस्ट्रक्शन उठाए और ये इन दो इंस्ट्रक्शन को दो सेपरेट सीपीयू दे दिए, ठीक है, सीपीयू नंबर 1 और सीपीयू नंबर 2, ठीक है भैया। क्या नहीं समझ में, ठीक है भैया। ऐसे ही मान के चलो ये भी प्रोसेस 1 थी, इसके पास भी सेम दो इंस्ट्रक्शन थे, ये दो इंस्ट्रक्शन को मैंने क्या किया, ये दो इंस्ट्रक्शन के दो अलग अलग थ्रेड बना लिए। क्या बना लिए, ये थ्रेड नंबर 1 और ये थ्रेड नंबर 2, ठीक है भैया। ये दो थ्रेड जो है, ये दो थ्रेड होंगे, ये किसी एक ही सीपीयू से किसी भी एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये मल्टी थ्रेडिंग में घुसेंगे। जैसे ही मल्टी थ्रेडिंग में घुसेंगे तो सीपीयू आएगा, कभी इसको एग्जीक्यूट करेगा, कभी इसको एग्जीक्यूट करेगा। ऐसी राउंड रॉबिन या कोई भी एक सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में ये दोनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके अपना फाइनल आउटपुट P1 को दे देंगे और इसका काम हो जाएगा। ये दो तरीके हैं हमारी चीजों को एग्जीक्यूट कराने के, मल्टी थ्रेडिंग में डालने के, ठीक है भैया। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर ये है नंबर ऑफ सीपीयूज, ठीक है भैया। यहां पर नंबर ऑफ सीपीयू 2 है, यहां पर नंबर ऑफ सीपीयू 1 है। जैसे ही सीपीयू इंक्रीज हो जाता है हमारे पास पैसा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है भैया, ये चीज एक्सपेंसिव हो जाती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है भैया। ये हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि मल्टी थ्रेडिंग यूज करने से हमारे पैसे बच रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि हम फिर एक ही सीपीयू की मदद से मल्टीपल टास्किंग करवा सकते हैं, ठीक है भैया। अभी तो हम ये बोल रहे थे ना कि हमारे पास क्वाड्स, ठीक है भैया, कोर्स जो है प्रोसेसर के कोर्स बहुत सारे हैं, ठीक है भैया। पर ऐसा क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ड्यूअल कोर सीपीयू लेके आना, ऐसा कंप्यूटर लेके आना महंगा पड़ता है, ठीक है भैया। आप जाकर सर्च करोगे एक क्वाड कोर सीपीयू जो है वो काफी महंगा पड़ेगा। उसी के अपोजिट आपको एक छोटा सा लैपटॉप 30-35 हजार रुपए में भी पड़ जाता है, ठीक है भैया। पर हो सकता है उसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट होती हो तो वो सेम का टास्क जो है वो काफी अच्छे से हो जाता है मल्टी थ्रेडिंग की वजह से, ठीक है भैया। ऐसे ही जो थ्रेड्स होते हैं वो काफी लाइट वेटेड भी होते हैं। क्यों, क्योंकि आप एक बड़े से 4 GB के प्रोग्राम को छोटे छोटे 4 KB के छोटे छोटे प्रोसेस के अंदर डिवाइड कर लेते हो, ठीक है भैया। अब 4 KB के प्रोसेस जब मल्टी थ्रेडिंग में घुसेंगे तब होगा क्या भैया, लाइट वेटेड होगा, काफी चीजें फास्ट होंगी, क्रिएट करना, एफिशिएंट तरीके से चीजों को यूज करना काफी आसान पड़ जाएगा। तो इसीलिए हम मल्टी थ्रेडिंग को या फिर थ्रेड के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है भैया। नोट किया गया, इसको नोट किया गया, ठीक है भैया। चलो भाई, अब यहां पर वही वाली बात मैंने बोली कि भैया एक थ्रेड के कितने पार्ट होते हैं। थ्रेड के भैया 2 पार्ट होते हैं। हर एक थ्रेड का खुद का कुछ होता है और वो जो थ्रेड है हो सकता है कुछ चीजें शेयर भी कर रहे होते हैं। खुद का क्या होता है भैया, थ्रेड की आईडी होती है। मान के चलो एक मेन थ्रेड था, इस मेन थ्रेड के कुछ थ्रेड टूट गए, ठीक है भैया। इस थ्रेड की आईडी 1 थी, इस थ्रेड की आईडी 2 थी, इस थ्रेड की आईडी 3 थी। जब मैंने आपको फोर्क बताया था तो फोर्क बताने टाइम मैंने बताया था कि जब भी एक प्रोसेस का क्लोन क्रिएट होता है तो वो क्लोन क्रिएट होने के बाद एक आईडी जनरेट करवाता है जिसको गेट पेरेंट आईडी बोला जाता है और वो पेरेंट की आईडी को अपने पास रख लेता है। क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे मालूम है पेरेंट की स्टेट चेंज हो जाएगी और पेरेंट की स्टेट चेंज हो जाएगी तो मैं उसको ढूंढ नहीं पाऊंगा तो मुझे उसकी आईडी से उसको गेट करना पड़ेगा, ठीक है भैया। तो थ्रेड की आईडी और थ्रेड के पेरेंट की आईडी मेरे को चाहिए होती है, ठीक है भैया। प्रोग्राम काउंटर खुद के रखते हैं ताकि वो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर यूज होने वाले सारे के सारे इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करा पाए, ठीक है भैया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को और करंट इंस्ट्रक्शन को कहां कराएंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, जो कि कहां आएगा भैया, खुद के एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आएगा। ऐसे ही भैया एक्यूमुलेटर, खुद के आउटपुट को कहां स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर। उसके बफर को कहां स्टोर करेंगे, मेमोरी बफर यूनिट के अंदर, ठीक है भैया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी बफर, फिर R1 R2 जनरल पर्पस रजिस्टर, आप COA के अंदर ये चीज पढ़ रहे होंगे, ठीक है भैया। ऐसे ही खुद की एग्जीक्यूशन स्टैक भी रखी होगी, ठीक है भैया, कि कौन सा फंक्शन इसके अंदर गया, कब गया, फिर भैया वो कब एग्जीक्यूट करके पॉप आउट हो गया। ऐसी खुद की एग्जीक्यूशन स्टैक भी होने वाली है ताकि हम फंक्शन कॉल को लोकल वेरिएबल के स्कोप को डिटरमिन कर पाए। क्या तुम्हें समझ में आई, ठीक है भैया। ऐसे ही वो कुछ चीजें शेयर भी कर रही होती है। हो सकता है कोड के सेक्शन को वो शेयर कर रही हो सकता है उसको मालूम हो कि इतना कोड मेरा है, इतना वाला कोड दूसरे वाले थ्रेड का है, उतना कोड तीसरे वाले थ्रेड का है, तो ये कोड को भी एक्सेस कर रही होती है शेयर तरीके से, ठीक है भैया। हो सकता है कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स इसके लिए रहे कॉमन, ठीक है भैया। मैंने क्या बोला था जब मैंने आपको किल वाली प्रोसेस समझाई थी ना, किल वाला सिस्टम को, तब मैंने बताया था कि हो सकता है कुछ पार्ट ग्लोबल वेरिएबल में सेव्ड हो या ग्लोबल प्रोसेस के अंदर सेव्ड हो, ताकि पूरे प्रोसेस के एंड होने के बावजूद
पूरे प्रोसेस नहीं, वो पर्टिकुलर थ्रेड के एंड होने के बावजूद भी वो पर्टिकुलर ग्लोबल चीज एग्जिस्ट करने वाली है। और अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये सब उसको शेयर नहीं कर रहे होंगे, तो फिर उसको ग्लोबल बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है भैया, कुछ फाइल और कुछ हीप मेमोरी को भी वो अपने अंदर शेयर कर सकता है। तो मैंने ये बताया कि किसी थ्रेड का कुछ हिस्सा हो सकता है कि वो खुद का यूज कर रहा हो और कुछ हिस्सा वो सबके साथ शेयर कर रहा हो, ये हो सकता है। ठीक है भैया, इसके अपने अपने फायदे, अपने अपने यूज केसेस हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, नोट किया गया, नोट किया गया। ठीक है भाई, चलो भाई, अब यहां पर देखते हैं कि वीडियो की लेंथ कितनी लंबी हो गई है। तो चाहे तो हो सकता है मैं वीडियो को यहां से भी काट दूं। क्यों? क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसको बोला जाता है यूजर लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड। यहां से भी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है भैया, तो शायद हो सकता है मैं इस वीडियो को यहां से भी काट दूं। ठीक है भैया, चलो, तो इसके बाद आप समझोगे क्या यूजर लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड। ठीक है भाई।